वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज़। ये बुक 1 जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के, उसके चैप्टर 5 पे हम आ गए हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़। एंड अगर तुम्हें ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस पढ़ना है क्लास 12 का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट गिवन है, आप जाके सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी नहीं, इको, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट है 11th या 12th ह्यूमैनिटीज़ का, यू कैन गो एंड स्टडी फ्रॉम माई चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है। आज स्टार्ट करेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़ चैप्टर। ये देखो, ये जो चैप्टर है बहुत आसान है। क्यों है? हम 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, टर्शियरी क्या होती है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम सबसे हायर क्लास में आ गए हैं। पूरी डिटेल में आज हम देखेंगे कि क्या होती है। खाली एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी एक्टिविटी नहीं होता है। देयर आर एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो अब हम डिटेल में उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे आप अपनी बुक खोलोगे, वी हैव बीन टोल्ड अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये सब एक्टिविटी क्या है? स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये वो वाली एक्टिविटी नहीं, इट इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो हमारे लिए इनकम जनरेट करती है। तुम्हारे पापा जाते हैं, कमाई करके लाते हैं, तुम्हारे लिए पैसे कमा के लाते हैं, ही इज़ जनरेट इनकम। वो कौन सी एक्टिविटी से करते हैं? मे बी तुम्हारे पापा किसी एमएनसी में काम करते हो तो वो टर्शियरी एक्टिविटी होगी। अगर वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी की। और अगर तुम्हारे पापा फार्मर है तो वो प्राइमरी एक्टिविटी से तुम्हारा घर का खर्चा चला रहे हैं। तो व्हाट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी? एन एक्टिविटी दैट जनरेट्स इनकम इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। एक प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर आज के ज़माने में नहीं पढ़ने के न्यू पढ़ने को मिली हमें क्वार्टेनरी। क्वार्टेनरी में रिसर्च और डेवलपमेंट, जैसे नासा हो गया, वो एलन मस्क हो गए, वो पता नहीं क्या क्या ढूंढते रहते हैं। और ये नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, फ़ोन की, स्मार्टफोन्स की, ये वो, तो कोई बैठ के तो उनको ढूंढ रहा है। मेडिसिन हो गई, DNA, RNA, जो भी ये नया नए साइंटिफिक रिसर्चेज होती हैं, इनको हमने अब एक नई कैटेगरी बना दी है, क्वार्टेनरी एक्टिविटी। जब हम छोटे थे हमें नहीं पढ़ाया गया था इसके बारे में, बट अब हमारे टेक्स्ट बुक में ये ऐड हो गए हैं। नाउ अभी इस वाले चैप्टर में हमारा मेन फोकस रहेगा ऑन PA मतलब प्राइमरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटी वो होती है जिसमें हम लोग अर्थ, जो हमारी पृथ्वी है, उस पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर ऑल द रिसोर्सेज। यानी कि अगर प्राइमरी एक्टिविटी करनी है तो मदद किससे लेंगे? अपनी अर्थ से लेंगे। इसमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होता है। नेचुरल रिसोर्सेज हम सभी पता है कौन सी होती है। वाटर हो गया, लैंड हो गई, वेजिटेशन हो गई, फ्रूट्स हो गए, प्लांट्स हो गए, जो नेचुरली अर्थ पे पहले से प्रेजेंट है, उनका यूज़ हम करते हैं। तो लैंड, वाटर, वेजिटेशन या फिर बिल्डिंग मटीरियल। अब तुम्हारे घर का में घर है, बिल्डिंग बनी हुई है घर की, सीमेंट लगा होगा। सीमेंट कहाँ से आया था? बाजार से खरीद के लाए थे। भाई बाजार में कहाँ से आया था? कहाँ से आया था? ज़मीन से आया था, हमने अपनी अर्थ से लिया था। मिनरल्स हो गए, तो ये सब चीज़ें हमें हमारा अर्थ देता है। और जो लोग इन सब चीज़ों से एक्टिविटी करते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व लोग होते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ आवर अर्थ, with the help of our natural resources, we initiate the primary activity. Now अब जो लोग प्राइमरी एक्टिविटी में काम करें, जैसे फार्मर हो गया, माइनर हो गया, प्लांटेशन वर्कर हो गए, उनको पहले ज़माने में रेड कॉलर वर्कर कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये बाहर आउटडोर्स में जाके काम करते थे, इसलिए इनको रेड कॉलर वर्कर कहा जाता था। अब हमें सबसे पहले टाइप की, जो आप कह दो कि वर्ल्ड में जो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई थी, दैट वाज हंटिंग एंड गैदरिंग। हिस्ट्री में हमारा पूरा चैप्टर होता है इसके ऊपर। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे हंटिंग, फिर गैदरिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रिमिटिव सोसाइटी यानी कि आदि मानव के जीवन में किस टाइप की एक्टिविटी होती थी इकोनॉमिक? फर्स्ट वाज हंटिंग एंड गैदरिंग। तो अर्ली ह्यूमंस जो होते थे वो इमीडिएट इन्वायरमेंटल नीड्स पे जिंदा रहते थे। यानी कि जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें, उन्हें मोबाइल नहीं चाहिए था गर्लफ्रेंड से बातें करने के लिए, उन्हें टेनिस कोर्ट नहीं चाहिए था, उन्हें बास्केटबॉल ग्राउंड नहीं चाहिए था इंजॉय करने के लिए, उन्हें PUBG या फिर कोई मूवी नहीं देखने जाना होता था। नहीं, वो बस खाते थे, सोते थे, बस, और कुछ नहीं करते थे। वो इमीडिएट नीड्स को ही अपनी फुलफ़िल कर पाते थे। और किसके थ्रू फुलफ़िल करते थे? एनिमल्स के थ्रू और एडिबल प्लांट्स के थ्रू। यानी कि भूख लगती थी तो किसी एनिमल को हंट कर लेते थे, या फिर एडिबल प्लांट्स जो हैं उन्हें तोड़ के खा लेते थे। तो मेनली व्हाट आर दे डूइंग? दे आर डूइंग द हंटिंग। अब जो लोग वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, मेनली कहाँ पे हंटिंग होती थी? कोल्ड एंड हॉट एरियाज़ के अंदर
वाइल्ड एनिमल्स यानी कि डियर वगैरह जो हो गए, इन सब चीज़ों को हंट करके पका के खाते थे वो। और जो आप मान लो कोस्टल एरिया जहाँ पे पास में समुद्र होता था, तो वहाँ से वो लोग फिशिंग करके अपना पेट भरते थे, वो वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग इतनी नहीं करते थे। और अब तो फिशिंग के मेथड्स भी इतने मॉडर्न हो गए हैं, हमारे सी फूड रेस्टोरेंट्स है, बड़े बड़े शिप हमने कोस्ट पे देखे हैं, डिस्कवरी टीवी पे चैनल्स में हमें दिखाते हैं किस तरीके से बड़े बड़े नेट्स भेज के। फाइंडिंग नीमो देखी हमने कि किस तरीके से कितनी एडवांस आज के टाइम पे हमारी फिशिंग टेक्निक्स हो गई हैं। और इसी वजह से जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट, यानी कि कुछ कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं। डोडो बर्ड एक्सटिंक्ट हो गई है, मैमथ एक्सटिंक्ट हो गया है, काफ़ी सारे। और बताओ मुझे कौन कौन सी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई, यानी कि हमारे वर्ल्ड में से ख़त्म हुई हो गई हैं बिकॉज ऑफ द इलीगल हंटिंग। अब तुम बड़े हो गए, इलीगल हंटिंग नहीं, वी कॉल इट पोचिंग की वजह से काफ़ी सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं। अब अगर पुराने ज़माने में जाओ तो वो बंदूकें लेके शिकार नहीं करते थे प्रिमिटिव सोसाइटी में। दे यूज़ टू हैव स्टोन्स, ट्विग्स और एरो जो वो खुद बनाते थे जैसे तैसे, उनको यूज़ करके दे यूज़ टू डू हंटिंग। और जो ये ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारी गैदरिंग, ठीक है, तो हंटिंग तो होती ही थी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नेम द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, 1 मार्कर है, लिखो रजिस्टर में। क्या है हमारी गैदरिंग है। गैदरिंग कहाँ पे होती थी, हार्श क्लाइमेटिक एरियाज में गैदरिंग हुआ करती थी। इसमें क्या होता था, प्लांट एंड एनिमल दोनों को ही इकट्ठा करते थे ये लोग, जस्ट फॉर देयर बेसिक नीड्स, स्मॉल अमाउंट। जैसे कोई पेड़ लगा है, वहाँ पे फ्रूट है, तो स्मॉल अमाउंट में तोड़ के अपने पास ले आते थे कि खा लेंगे और अपना पेट भर लेंगे। और इससे थोड़ी बहुत ये लोग कैपिटल भी जनरेट कर लेते, कैसे कि अपने पास भर के रख लिया, अगर कोई आया तो किसी से एक्सचेंज कर लिया, बार्टर सिस्टम होता था उस ज़माने में। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल भी गैदरिंग के थ्रू इकट्ठी हो जाती है। इसमें लिटिल या फिर कोई भी सरप्लस नहीं बचता, यानी कि पेड़ पे से या तो सारे फ्रूट्स भी अगर उतार लिए खुद के खाने के बाद, या तो थोड़ा सा बचेगा या बिल्कुल भी नहीं बचेगा, या तो लिटिल सरप्लस बचता है या बिल्कुल भी नहीं बचता है। कहाँ पे प्रैक्टिस होती है हमारी ये गैदरिंग, अगर हम हाई लैटिट्यूड ऊपरी इलाके में देखें तो ये कनाडा में, नॉर्थ यूरेशिया में और सदर्न चाइल्ड में होती है। और अगर लो लैटिट्यूड एरियाज़ में देखें तो अमेजोन बेसिन में होती है, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया में होती है और साउथ ईस्ट एशिया में होती है। ये जो मैंने ये लिखा है ये 1 मार्कर में आपके ज़रूर आते हैं और यहीं बच्चे घूम जाते हैं। तो सबसे आसान तरीका इन एरियाज़ को लर्न करने का है, अभी रजिस्टर में लिखो गैदरिंग एरियाज़ और इन एरियाज़ को लिख लो, रीड देम थ्राइस एंड यू विल लर्न देम प्रॉपरली। नाउ अगर हम मॉडर्न टाइम गैदरिंग की देखें तो आज के समय में भी गैदरिंग होती है फॉर एज अ कमर्शियल एक्टिविटी, बट सिर्फ वैल्यूएबल प्लांट्स, बाग्स, फ्रूट्स जो वैल्यूएबल है, जो महंगे महंगे मेडिसिन में काम आते हैं या महंगे बिकते हैं बहुत ज़्यादा, उनका ही कहते हैं कि गैदरिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, बार को छाल होती है पेड़ की उसका, और कुछ कुछ फ्रूट्स को कलेक्ट करते हैं और वो मार्केट में जाके बेच देते हैं। किनाइन एक ट्री की बार किसी मेडिसिन में यूज़ होती है, वो हो गया। टैनिन का एक्सट्रैक्ट निकलता है कॉर्क बनने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पेड़ की जो छाल होती है, बार्क होती है, उसका यूज़ होता है। लीव्स जो है बेवरेजेस, टी एंड कॉफ़ी वी ऑल नो, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होती है, फाइबर्स में और फैब्रिक के अंदर लीव्स कई बार यूज़ होती हैं, तो वो इकट्ठी करके बाज़ार में बिकने को आती हैं। नट्स जो होते हैं उनमें से फूड ऑयल्स निकलते हैं। ट्री की जो ट्रंक है, जो उसका क्या काम होता है, रबड़ बनती है, बलाटा बनता है, गम्स बनती है और रेजन्स बनती हैंगी। ओके, तो विद दिस हमने ये पढ़ लिया कि अभी मॉडर्न एरा में जो गैदरिंग होती है उससे क्या क्या यूज़ आता है, हमारा एक्सट्रैक्ट्स निकलते हैं, लीव्स यूज़ होती हैं, नट्स यूज़ होते हैं और ट्री की ट्रंक यूज़ होती है। अब एक चिचिल आपकी बुक में बता रखा है, चिचिल जो आप च्युइंगम खाते हो, बबल गम, मेंटोस, ये सब जो भी आप लोग खाते हो, तो पहले तो वो फ्रूटी सा उसका जो एसेंस होता है, उस पहले हम जब थोड़ी देर खाते हैं तो वो एसेंस फ्रूटी फ्लेवर्ड आते हैं, बट उसके बाद वो बिल्कुल ही एक सिंपल सी गम बन जाती है विदाउट एनी स्वीटनेस, विदाउट एनी फ्लेवर। तो जो एक सिंपल सी गम होती है विदाउट एनी फ्लेवर, वो चिचिल होती है। वो गम जो होती है वो मिल्की जूस से बनाई जाती है, ज़ेपोटा ट्री के। तो जो तुम च्युइंगम खा रहे हो वो ज़ेपोटा ट्री के मिल्की जूस से बनाई गई है, उसमें एसेंस और फ्लेवर्स डाल के उसको आप कह सकते हो अलग अलग ब्रांड्स जो हैं हमारी बबल गम बना देते हैं। तो विद दिस आपकी गैदरिंग भी कंप्लीट। तो अभी मॉडर्न एरा में देखा जाए तो गैदरिंग भी कंडक्ट होती है, बट वेरी स्मॉल स्केल पे गैदरिंग आज के टाइम पे कंडक्ट होती है। नाउ विल स्टार्ट द नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो सबसे पहले शुरुआत हुई हंटिंग गैदरिंग की, फिर थोड़ी एक नेक्स्ट चीज़ पर आए पेस्ट्रोलिज्म।
ओके तो नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ते हैं पैस्टोरलिज्म। देखो जब थोड़ा थोड़ा टाइम बीतता गया तो हंटर्स एंड गैदरर्स को लगने लगा कि अब हमें चेंज लाना पड़ेगा। अब वो फूड सप्लाई जो थी वो कम पड़ रही थी हंटिंग एंड गैदरिंग से, तो उन्हें लगा कि एक ऐसी नई टेक्निक आए कि अगर उन्हें एकदम से भी फूड की नीड हो तो वो उनके पास हो, और एनिमल्स भी कब तक ढूंढते रहेंगे जा जाके। तो दे अडॉप्टेड अ न्यू टेक्निक, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। शुरुआत हुई है, जो आजकल लोग मुर्गी पालते हैं, घर में गाय पालते हैं और डेयरी बनाते हैं, ये सब की शुरुआत तो कहीं से हुई थी। तो इस चीज़ को बोला गया पैस्टोरलिज्म। आजकल हम इसे एनिमल हस्बेंड्री भी बोल देते हैं, एनिमल रेयरिंग भी बोल देते हैं, बट उसको टेक्निकली आप एक तरीके से कह सकते हो पैस्टोरलिज्म। ठीक है, तो पैस्टोरलिज्म का यूज़ होना शुरू हुआ बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल फैक्टर्स, यानी कि जहाँ पे आसानी से कैटल्स होती थी, जैसे भेड़ हो गई, बकरी हो गई, कुछ मिल गया उनको तो वो उसको पाल लेते थे, उससे वो कपड़े भी बना लेते थे आराम से अपने। एंड मुर्गी पाल ली उन्होंने तो उनको एग मिल गए। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन, घर में टेम करना, पालना शुरू कर दिया। मेनली गोट को पाला गया था स्टार्टिंग में, फिर टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुई और आज के टाइम पे ही एनिमल रेयरिंग टेक्निक जो है बहुत बढ़ गई। हमने देखा है पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, रेयरिंग होती है एनिमल्स की, और अब ये कमर्शियल एक्टिविटी भी एक बन चुकी है। ये सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल, देखो सब्सिस्टेंस मतलब होता है जब हम खुद की नीड के लिए थोड़ा सा करें कि तुमने 2-3 मुर्गियाँ रख ली हैं, अपने घर के लिए रख रहे हो, अपने एक आध फ्रेंड को दे रहे हो। गाँव में चले जाओ तो 1-2 परिवार, जॉइंट फैमिली ने अपने लिए 2-3 गाय रख ली हैं, और वो आपस में ही उनकी जो चीज़ जो प्रोड्यूस निकल रहा है वो ख़त्म हो रहा है। एंड कमर्शियल पर्पस ये होता है जैसे लोगों ने डेयरी खोली होती है, वो एनिमल्स को रेयर करके उससे पैसा कमाते हैं, तो दैट इज कमर्शियल पर्पस पे भी होती है। सब्सिस्टेंस के लिए भी एनिमल रेयरिंग या फिर पेस्टोरलिज्म होता है। तो दिस वाज ऑल वेरी शॉर्ट है आपका, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एनिमल रेयरिंग इज नोन एज पेस्टोरलिज्म। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पे आएंगे। देखो धीरे धीरे इस काम को भी कमर्शियल करे जाने लगा, लोगों ने इससे पैसे कमाने शुरू करे, वो सब अब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट नोमैडिक हर्डिंग। आपने देखा है कभी हम राजस्थान साइड जाते हैं तो भेड़े लोग चरा रहे होते हैं, अगर आप ऊपर जाओ माउंटेन एरियाज़ में तो याक लेके काफ़ी सारे हर्ड्स होती हैं, ट्राइब्स होती है, वो घूम रहे होते हैं। तो व्हाट दे डू, क्या करते हैं वो उन सब एनिमल्स का, दैट। अब हम अपनी थर्ड एक्टिविटी पे आ गए हैं, नोमैडिक हर्डिंग। इसको कई बार पेस्टोरल नोमैडिज्म भी कहा जाता है, यानी कि जानवर को पाला जाता है और जो नोमैड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते हैं, एंड जो उनका जानवर है वही उनकी ज़िंदगी होती है, वही उनको फूड देता है, वही क्लोथिंग देगा, वही शेल्टर देगा, वही टूल बनाने देगा, एंड दे विल बी देयर ट्रांसपोर्ट। तो इस तरीके से जो नोमैडिक हर्डर्स होते हैं उनका जो जानवर होता है, जो जानवर है वो उनके लिए सब कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल ये टेरिटरी में देखो, अगर आप देखोगे नोमैडिक हर्डर्स को तो उनकी ट्राइब्स बनी होती है, उनकी अपनी अपनी टेरिटरीज बटी होती हैं, दैट वो किस जगह पे ले जाके उनको घास चरवाएंगे अपनी कैटल्स को, या फिर जो भी उन्होंने एनिमल को पाल रखा है। तो ट्रेडिशन यानी कि बहुत पुराने ज़माने से उनकी टेरिटरीज बनी होती है, अपने अपने लीडर्स होते हैं और वो उन टेरिटरीज को फॉलो करते हैंगे। डिफरेंट रीजन्स में इंडिया के अंदर भी और वर्ल्ड के अंदर यूज़ होता है, मतलब ये एक्टिविटी होती है नोमैडिक हर्डिंग की। अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल अफ्रीका के अंदर कैटल होती है, यानी कि जो ट्रॉपिकल अफ्रीका के लोग हैं वो अपने पास कैटल रखते हैंगे। और सहारा और एशिया के जो डेजर्ट्स हैं वहाँ पे जितने भी ट्राइब्स हैं, जितने भी नोमैड्स हैं, वो अपने पास शीप, गोट और कैमल रखते हैंगे। तो वो कैमल को एज अ ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करते हैंगे, और जब भी उन्हें घूमना होता है, मूवमेंट की सर्च होती है, तो उसके भी इनके डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। ये अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। एंडीज एंड तिब्बत, ये माउंटेन एरिया आ गया। माउंटेन एरियाज़ में याक और लिलामास को यूज़ करा जाता है। आपने देखा होगा जब हम लद्दाख एरिया जाते हैं तो वहाँ पे याक की रेयरिंग बहुत ज़्यादा होती है, लोग याक की राइड भी करते हैंगे, तो वही उनका ट्रांसपोर्ट है, वही उनकी लिविंग है, उसी से वो पैसा कमाते हैंगे। एंड देयर एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। और अगर आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज़ में जाओगे तो रेनडियर देखा है कभी किसी ने, मैंने तो नहीं देखा। तो रेनडियर्स की रेयरिंग होती है, यानी कि रेनडियर्स को पालते हैं एंड उससे वो लोग अपना फूड भी लेते हैं, शेल्टर भी, मतलब उनको पैसे कमाते हैं उन्हीं से, और क्लोथिंग भी उन्हीं से लेते हैं वो, और ट्रांसपोर्ट भी उन्हीं को यूज़ करते हैं। तो विद दिस हमारे ये कंप्लीट हो गया नोमैडिक हर्डिज्म। बट इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है इसके एरियाज़, वही जो मैंने रेड से लिखे अभी, आप अगर आपने रजिस्टर में लिख लिए तो अगर 2-3 बार तुम रीड करोगे तो यू विल बी एबल टू लर्न इट। नाउ अब
अब जगह कहाँ से ढूंढे? देखो जो कैटल का ग्राउंड होता है रेयर करने का, यानी कि घास चरने का जो ग्राउंड होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए कई बार इन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, और एटमॉस्फेयर के फैक्टर्स की वजह से भी ये मूव करते हैं। तो मेनली गर्मियों के अंदर ये पहाड़ों पे चले जाते हैं, नॉर्थ साइड में चले जाते हैं, और जब सर्दियाँ आती हैं तो ये वापस प्लेन्स पे आ जाते हैं। प्लेन यानी कि नॉर्मल इलाके में आ जाते हैं, एंड जब गर्मी होती है तो ये पहाड़ों में चले जाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से ये ढूंढते हैं कि इन्हें कहाँ पे जाना हैगा नोमैड्स को। इस चीज़ को कहते हैं ट्रांस ह्यूमन्स। जितने भी ट्राइब्स हैं, जितने भी नोमैड्स हैं, ये जगह ढूंढते हैं मूवमेंट की इन समर्स एंड विंटर सीजन। तो इस चीज़ को बोला गया ट्रांस ह्यूमन्स। रेड से सर्कल करा हुआ है, आप देख सकते हो। और जो इंडिया का हिमालय रीजन्स है वहाँ पे भी हमारे ये नोमैडिक हर्डर्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल गुज्जर्स, बकरावालास, गड्डीज एंड भोतियास, ये चारों ट्राइब्स के नाम, ट्राइब कहो या नोमैडिक हर्डर्स कहो, इनके नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने एग्जाम में ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो ये हिमालय के हमारे इंडियन ओरिजिन या आप कह सकते हो ये लोग। और अगर तुंद्रा रीजन की बात करें तो यहाँ पे भी ट्राइब्स कह लो या नोमैडिक हर्डर्स रह लो रहते हैंगे। तो ये क्या करते हैं, ये जब भी सर्दी होती है तो ये क्या प्लेन्स में आ जाते हैं, और जब गर्मी होती है तो ये माउंटेन्स में चले जाते हैं। एंड आज के समय पे इन लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। ये अब इन्होंने अपना नोमैडिक हर्डरिज्म का जो इनकी एक्टिविटी है ये छोड़ के ये दूसरी जगहों पे आके सेटल हो रहा है। प्रॉब्लम हो रहा है इनके लिए अपने ट्रेडिशन को फॉलो करना, अपनी एक्टिविटी को। क्यों? बिकॉज पॉलिटिकल बाउंड्रीज लगने लग गई है आजकल। इंडिया में स्टेट की बाउंड्रीज हो गई, हर एक कंट्री अपनी अपनी बाउंड्री लगाती है, तो इनके लिए मुश्किल हो गया एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। सेकेंड इज न्यू बाउंड्रीज बनने लग गई हैं। अब जहाँ पे ये लोग पहले रह रहे होते थे वो इलाके पे किसी और देश का कब्जा हो गया या कोई और स्टेट बन गई तो उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो इसकी वजह से जब जैसे ही पॉलिटिक्स बढ़ रही है कंट्रीज़ में, तो इस वजह से नोमैडिक हर्डर्स की जो रहने का तरीका है वो उतने अच्छे से नहीं रह पाते हैं। जहाँ वो रह रहे होते हैं उन्हें उस जगह से निकाल दिया जाता है एंड दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। तो नोमैडिक हर्डिज्म हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग। सबसे बड़ा डिफरेंस नोमैडिक हर्डिज्म एंड कमर्शियल लाइवस्टॉक हेयरिंग में ये है कि देखो नोमैडिक हर्डर्स जो हैं अपने खुद के खाने पीने के लिए जो एनिमल्स हैं उनको रेयर कर रहे हैं, तो जितना पैसा कमाते हैं बस वो ख़त्म कर देते हैं, वो एज अ बिजनेस उसको नहीं कर रहे हैं, सब्सिस्टेंस के लिए कर रहे हैं। और कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है एंड कैपिटल ओरिएंटेड होता है। इसमें बहुत तरीके से साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके एनिमल्स को रेयर करते हैं और बहुत पैसा इससे कमाया जाता है। नोमैडिक हर्डर्स बहुत पैसा नहीं कमाते। आपने अगर आप देखो आजकल हिस्ट्री टीवी वगैरह पे शोज आते हैं तो वहाँ पे दिखाते हैं लिली फ्लावर्स कैसे ग्रो होते हैं, हमें वो डक्स दिखाते हैं कि किस तरीके से डक्स की रेयरिंग होती है, एग अलग होते हैं, वो छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं, सब कुछ हमें आजकल टीवी पे दिखा दिया जाता है। तो इसमें बहुत पैसा कमाया जाता है कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग में। नोमैडिक हर्डिज्म में सब्सिस्टेंस पर्पस पे होती है, तो इट इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड और कैपिटल ओरिएंटेड है, पैसा कमाया जाता है। इसको रैंचिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कमर्शियल लाइवस्टॉक रैंचिंग। और ये मेनली वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि यूएसए वगैरह में फॉलो होता है और ये बड़े बड़े रैंचेस बनाए गए होते हैं इसमें जो बहुत लार्ज एरियाज़ को कवर करते हैं एंड दे आर डिवाइडेड इनटू पार्सल्स। यानी कि अगर कोई जगह है, पूरा एक पार्क है या एक यार्ड मान लो, उस पर पार्सल्स बना दिए गए, फेंस लगा के जगह बना दी जाती है कि जो एनिमल्स है उनको छोड़ दिया। पहले जब वो एक पार्सल की घास खा लेंगे तभी उन्हें दूसरे जो पार्सल है उस पर मूव करा जाता है, फिर वहाँ की खाली फिर तीसरे पार्सल पे मूव। क्यों? बिकॉज उन्हें अपने पैसों का भी तो हिसाब लगाना हैगा। तो इस तरीके से वेरी साइंटिफिकली ये लोग ट्रीट करते हैं एनिमल्स को और बिल्कुल ही ये बिजनेस कैपिटल ओरिएंटेड होता है। फेंसिंग लगाई जाती है टू रेगुलेट ग्रेजिंग, एक खत्म होती है तो दूसरे पे भेजते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। नंबर ऑफ एनिमल्स जो होते हैं वो कैपेसिटी टू पैस्चर पे डिपेंड करते हैं, यानी कि पेस्चर का लैंड है, जितना बड़ा उनका यार्ड होगा उतने ज़्यादा वो एनिमल्स अपने पास रखते हैंगे। जो किस टाइप के एनिमल्स? शीप, कैटल, गोट, हॉर्सेस, इनकी रेयरिंग होती है। अब फिर इनका मीट हो गया, वूल हो गया, हाइड्स, और इनकी जो स्किन है फिर उसको पैक करके पूरे वर्ल्ड की मार्केट में बेच दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही एक्सटेंसिव वे में बिजनेस होता है, ये कैपिटल ओरिएंटेड होता है। और जो ये रैंचिंग है ये साइंटिफिक टेक्निक से होती है। कई बार तो खाना भी चेक करा होता है कि ये प्रोटीन वाली डाइट इस वाले एनिमल को खिलाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा बड़ा होगा और इस तरीके का खाना खिलाया जाएगा। टेम्परेचर सेट करे जाते हैं इनकी रेयरिंग के लिए, ये ब्रीड कर पाएँ। तो बहुत ही साइंटिफिक होती है और एनिमल की डिजीज़ का भी ध्यान रखा जाता है, उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है, उनके जेनेटिक्स का भी ध्यान रखा जाता है इसमें।
और ये कहाँ पे होती है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन यूएसए में ये प्रैक्टिस होती है। अभी लर्न कर लो, 4 बार बोलो, लर्न हो जाएगा। तो विद दिस आपकी कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई है, जैसे कि हंटिंग गैदरिंग हो गई, पेस्टोरलिज्म हो गई। तो ये फर्स्ट लाइन एक्टिविटीज़ खत्म हो गई। अब हम नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्टिविटी पे आएंगे। प्राइमरी एक्टिविटी में कौन सी है वो? एग्रीकल्चर। यहाँ हमने सारा एनिमल्स का पढ़ा है मोस्टली। अब हम पढ़ेंगे अबाउट एग्रीकल्चर। ओके, बिफोर स्टार्टिंग इट आई वांट टू टेल यू, अगर तुम्हें इस चैप्टर के ज्योग्राफी के, किसी भी चैप्टर के ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, हैंड रिटन या टाइप फॉर्म में टेस्ट परफॉर्म करना है, तो नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, स्टार्टिंग में भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा। मुझे फॉलो करोगे इंस्टाग्राम पे जाके, आपको सारा स्टडी मटीरियल मिल जाएगा। सिर्फ ज्योग्राफी का नहीं, क्लास 12th और 11th की ह्यूमैनिटीज़ के हर सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, सबके नोट्स मैंने डाले हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन गो एंड एक्सेस इट, यू जस्ट हैव टू फॉलो मी एंड यू विल गेट एवरीथिंग। अगर आपको चाहिए तो आप जाके ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर। देखो, एग्रीकल्चर बहुत ही वास्ट है, अलग अलग तरीक़ों से होता है। कुछ पुराने तरीक़ों से होता है, कुछ सिर्फ कमर्शियल के लिए होता है, कुछ बड़े बड़े टूल्स एंड आप कह सकते हो बढ़िया बढ़िया सीड्स से यूज़ होता है। तो एग्रीकल्चर हैज़ अ वेरी वास्ट सिस्टम एंड उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। किसी से बहुत स्पेशलाइज क्रॉप्स उगाई जाती है, बहुत स्पेशलाइज लाइफ स्टॉक ग्रो करा जाता है। तो दैट ऑल वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, अब ये उन एरियाज़ को कंज्यूम करता है जो लोकली ग्रोन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट ग्रो होता है वो लोकल एरिया में ही यूज़ हो जाता है। 2 टाइप्स में डिवाइडेड है हमारा सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। एक है प्राइमरी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, एक है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब कि जो प्रोड्यूस होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है, लिमिटेड निकलता है, और अगर या तो वो फैमिली में ही ख़त्म हो जाता है या फिर अगर बेचा भी जाता है तो विद इन अ वेरी स्मॉल मार्केट एरिया, लोकल मार्केट एरिया में ही वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि जो प्रोड्यूस है बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, इसमें टेक्नोलॉजी लो लेवल की यूज़ होती है, मैनुअल लेबर ज़्यादा यूज़ होता है, ट्रैक्टर और जो बड़े बड़े टूल्स हैं उनका यूज़ नहीं होता इन द सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है प्रिमिटिव, जिसमें बहुत पुराने ज़माने से के तौर तरीक़ों से एग्रीकल्चर होता है, कि इंटेंसिव, जिसमें थोड़े नए ज़माने के तरीके यूज़ होते हैं। तो पहले प्राइमरी पढ़ते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, हज़ारों बार हम 7th क्लास से पढ़ चुके हैं। इसमें ट्राइब्स इन्वॉल्व होती है ऑफ ट्रॉपिक एरियाज़। ये लोग क्या करते हैं, एक जगह जाते हैं, एक एरिया चुनते हैं, उस पर फार्मिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको जला देते हैं, छोड़ देते हैं, बिकॉज जलने से जो उसके वो होते हैं, क्या होते हैं, उसके जो मिनरल्स होते हैं वो रिस्टोर हो जाते हैं। फिर वहाँ पे फार्मिंग करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। जब उसका जो मिनरल्स है ख़राब हो जाते हैं, दे लेफ्ट दिस प्लेस, और 3-4 साल बाद वापस आके फिर से वहीं पे फार्मिंग करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न। यानी कि एक एरिया इन्हें मिला, उसको जलाते हैं, ये टर्न करते हैं सॉइल को जलाने के बाद, जो ऐश होती है, जो राख होती है, उससे मिनरल्स रिस्टोर हो जाते हैं सॉइल के। फिर वहाँ फार्मिंग करते हैं 3-4 साल तक। जब वो मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं तो अगली जगह पे जाते हैं, उसको जलाते हैं। तो इस टाइप से ये फार्मिंग होती है। और जैसे ये बार बार शिफ्ट करते हैं, इसलिए इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। ये अफ्रीका में, साउथ सेंट्रल अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा परफॉर्म होता है एंड इट इज़ पॉपुलरली नोन एज स्लैश एंड बर्न। स्टिक और होज लेके जब ये जला देते हैं ना लैंड को सबसे पहली बारी, तो उसके बाद ये स्टिक और होज लेके ऐसे ऐसे सॉइल को पलटते हैं, जिससे कि वो जो मिक्स हो जाए सारी की सारी एशेस एंड न्यूट्रिएंट सॉइल के रिस्टोर हो जाए। 3 से 5 साल तक फिर ये उस लैंड पे काम करते हैं। जब वो ख़राब हो जाता है तो फिर उसको छोड़ के ये चले जाते हैं कि उसके न्यूट्रिएंट्स रिस्टोर हो जाए। नाउ प्रॉब्लम क्या आती है, अब देखो ये बहुत ज़्यादा लेवल पे यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि शॉर्टेज ऑफ लैंड हो जाती है। एक टाइम के कितना लैंड ढूंढोगे जलाने के लिए, तो शॉर्टेज ऑफ लैंड हो जाती है। शॉर्टेज ऑफ लैंड को इन्होंने शॉर्टेज ऑफ झुम बोला हुआ है। झुम इसलिए बोला है क्योंकि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर इसको झूमिंग कल्टिवेशन कहते हैं, इसलिए मे बी उस लैंग्वेज में लैंड को झुम कहते हो, इसलिए झूमिंग कल्टिवेशन बोलते हैं इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और अगर सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको में देखो तो इसको मिल्पा एग्रीकल्चर बोलते हैं। और अगर आप इंडोनेशिया और मलेशिया में देखो तो इसको लदांग एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं तीनों ने, 1 मार्क्स में ज़रूर आएंगे। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में मेनली स्लैश एंड बर्न फार्मिंग आता है। कंप्लीट हो गया ये। नाउ लेट्स स्टडी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव मतलब कि थोड़ा सा कैपिटल जनरेटिंग होता है ये डेंसली पॉपुलेटेड मानसून एरियाज़ में होता है एशिया के। कौन सा एरिया डेंसली, आ जाओ इंडिया चाइना की बात हो रही है ये, और जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड बारिश होती है मानसून एरिया।
तो दो टाइप की होती हैं ये, एक मेनली डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, एक में मेनली चावल का कल्टीवेशन के बारे में ज़्यादा होता है ये, और दूसरा होता है अदर देन पैडी, यानी कि जिन एरियाज़ में बारिश कम होती है वहाँ पे चावल की जगह कुछ और उगाया जाता है। तो पहली वाली जो है वेट पैडी कल्टीवेशन, इट इज़ मेनली राइस डोमिनेटेड, चावल ज़्यादा उगाया जाता है, नाम पढ़ के पता चला है। स्मॉल लैंड्स पे होती है ये, और मेनली फैमिली लेबर यूज़ होता है। देखो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है तो मतलब फैमिली का लेबर ही होगा। और क्या है, मशीनरी बहुत कम यूज़ होती है, मैनुअल लेबर, खुद ही ये हल चलाते हैं, कोई इन पर ट्रैक्टर वगैरह नहीं होता। और जो मैन्योर यानी कि जो खाद है वो भी ये घर के फार्म में ही बना के डालते हैं, बाज़ार से खरीद के ज़्यादा नहीं लाते। जो इसकी यील्ड है, यील्ड मतलब जो इसकी जो निकल कर आएगा, प्रोड्यूस है, उपजाऊ जो है होती है उसकी, वो ठीक होती है। इट इज़ यील्ड पर यूनिट तो हाई होती है, ठीक है, अच्छा खासा राइस निकल के आ जाता है, फसल अच्छी आती है। बट अगर लेबर प्रोडक्टिविटी देखी तो वो कम होती है। क्यों? बिकॉज देखो घर के सारे लोग उस काम में लगे होते हैं। लेबर प्रोडक्टिविटी लो, अगर वही कम ट्रैक्टर से हुआ होता तो वो कम समय में हो सकता था, और जो वो 5-6 लोग उसी फार्म पे लगे हुए हैं वो किसी और इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते थे। बट नहीं, इसमें सब लोगों को लगना पड़ता है, पूरा दिन रात की मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके यील्ड निकल के आता है। तो इसलिए यील्ड पर यूनिट तो हाई होता है बट लेबर प्रोडक्टिविटी लो होती है। इसमें क्या होता है, आप कह सकते हो इसमें जो लेबर है वो फालतू में वहाँ पे उनको काम करना पड़ता है, वही काम अगर मशीन करेगी तो उनका काम जल्दी हो सकता है और वो किसी और इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो दिस इज वेट पैडी कल्टीवेशन। नेक्स्ट इज क्रॉप्स अदर देन पैडी। पैडी के अलावा कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं? तो वीट, सोयाबीन, सोरघम, मिलेट्स, इस टाइप की क्रॉप्स बाकी उगाई जाती हैं। अब हमें बता रखा है चाइना में, नॉर्थ कोरिया में, नॉर्थ जापान में कौन कौन सी सोयाबीन, वीट और सोरघम उगाई जाती है। विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट? कौन सी कंट्री है? कैन यू टेल मी? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। और क्या है, इंडिया की बात करें तो इंडिया के नॉर्थ एरिया में वीट नहीं उगाई जाती। जो इंडिया का वेस्टर्न एरिया है, गंगाटिक प्लेन्स वाला, वहाँ पे वीट उगाई जाती है। हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद वीट की जो ग्रोन कैपेसिटी है इंडिया की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और अगर मिलेट्स की बात करो तो इंडिया में मिलेट्स कहाँ उगाए जाते हैं? जो ड्राई पार्ट है वेस्ट और साउथ एशिया, यानी कि जहाँ बारिश कम पड़ती है वहाँ पे मिलेट्स उगाए जाते हैं। और वेस्टर्न एरिया ऑफ इंडो गंगाटिक प्लेन्स, वहाँ पे वीट उगाया जाता है। तो ये आपको मैंने पढ़ा दिया कि पैडी की कल्टीवेशन क्या है, इन क्रॉप्स अदर देन पैडी कौन कौन सी हमारी प्रोड्यूस होती हैं। तो दो टाइप की एग्रीकल्चर फार्मिंग हमने पढ़ ली है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर, इंटेंसिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर। ये बहुत लो लेवल फार्मिंग है। सब्सिस्टेंस मतलब कि ज़्यादा कमाई नहीं हो रही है। अब हम आगे पढ़ेंगे अबाउट प्लांटेशन। देखो जब कॉलोनियल रूल आया, जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने वो बस बहुत ही पैसों के भूखे थे ब्रिटिशर्स, या फिर आप कह लो बिजनेस ओरिएंटेड थे। तो उन्होंने क्या करा, प्लांटेशन करवानी शुरू करवाई, टी की, कॉफ़ी की, इंडिगो उगाना शुरू करवाया, हमारे यहाँ लोगों से मेहनत करवाई और वो उनको मतलब कैश क्रॉप्स बनानी शुरू करी। पहले तो ये बिक जाता था, कोई इतनी कमाई नहीं होती थी। अब करवाई इन्होंने प्लांटेशन और उससे कैश क्रॉप्स बनी, यानी कि बहुत मोटा मोटा पैसा कमाया जाता था फ्रॉम दोज क्रॉप्स, उनको बेच के। तो लेट्स स्टडी अबाउट द प्लांटेशन। ओके गाइस, तो हाफ ऑफ द चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ये जो पार्ट है प्लांटेशन से लेके माइनिंग तक, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। पार्ट 2 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से जाके आप ये वाला जो पोर्शन है प्लांटेशन माइनिंग पढ़ सकते हो। एज ये वीडियो लंबी हो गई है तो इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बना रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको ज्योग्राफी का कोई भी चैप्टर पढ़ना है, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सेकंड बुक का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, क्लास 12 ज्योग्राफी बाय सिमरन सहानी, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। पॉलिटिकल पढ़नी है, इको पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, साइकोलॉजी पढ़नी है, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है ह्यूमैनिटीज़ का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, यू कैन स्टडी इट फ्रॉम देयर। एंड नोट्स आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें हम ये चैप्टर फुल ऑन कंप्लीट कर देंगे।